हम्म, अच्छी से। तो बच्चों आज हम करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। After coitus, you may say copulation, the semen injected into vagina. और जब वेजाइना में सीमन को इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें स्पर्म है। अब स्पर्म का मूवमेंट शुरू होता है बच्चों। स्पर्म का क्या शुरू होता है? मूवमेंट। और स्पर्म मूव करके कौन कौन से रास्ते को तय करता है स्पर्म? यस। वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, देन यूट्रस के बाद इस्थमस, एम्पुलर। एम्पुलर रीजन में ही, जो एम्पुलर रीजन है बच्चों, वहीं पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुलर रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन कहाँ है? एम्पुलर रीजन। ये बात ध्यान में रखनी। एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट कौन है? स्पर्म है। फीमेल गैमीट कौन है? ओवम है। ओवम। ठीक। अगर हम सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर को देखें, जिसे ओवम का स्ट्रक्चर लिखा गया है, वास्तव में वो सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर है। तो उसमें हमने देखा है कि भैया जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, वो क्या बनाती हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या बना लेती हैं बच्चे? कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा है। ये जो बातें कर रहे हैं बच्चे, ये बताएंगे अगला जवाब। कोरोना रेडिएटा के भीतर जो लेयर है, इसका नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के भीतर भी एक लेयर बनाई है मैंने। इसका नाम क्या है? बताओ।
क्योंकि ये दोनों लेयर तो बाद में सिक्रीट हुई है, ये और ये तो सेल की लेयर तो वही है। तो ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। एक बार में लगभग कितने स्पर्म आते हैं? एक कोइटस में कितने स्पर्म होते हैं? लगभग 200 टू 300 मिलियन। 200 टू 300 मिलियन। और वो स्पर्म कहाँ गए? वेजाइना। तो वेजाइना का टेम्परेचर तो ज्यादा है, तो बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं? डेस्ट्रॉय होने लगते हैं, मरने लगते हैं, मरने लगते हैं। और उनमें से अगर आप देखेंगे, हार्डली 250 स्पर्म, 250 स्पर्म ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं, एम्पलर रीजन तक पहुंच पाते हैं, बाकी रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। मूवमेंट कैसे कर रहा है स्पर्म? विद द हेल्प ऑफ टेल। में कौन है? टेल या फ्लैजला है ना, टेल। अब क्या केवल स्पर्म के मूवमेंट के लिए उसकी टेल ही जिम्मेदार है, या कोई और भी हेल्प कर रहा है उसे? यहां से लेके यहां तक जाने के लिए लगभग 30 सेंटीमीटर का पैलेस है। और स्पर्म की स्पीड क्या होती है? 12.5 सेंटीमीटर पर आवर। स्पीड क्या है उसकी? 12.5 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं उसे एम्पलर रीजन में पहुंचने में। कितना लग जाता है? 2 से ढाई घंटा लग जाता है वहां तक पहुंचने में। तो इतना लंबा रास्ता, इतनी लंबी यात्रा में क्या केवल वो टेल के भरोसे ही है अपनी? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो है उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया तो है उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी दे रहे हैं। बेटा ये जो यूट्रिन वॉल है ना, ये भी हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट करके उसे ऊपर की तरफ खेलती है जब वो यूट्रस में पहुंच जाते हैं। यानी वो उसे हेल्प कर रही है। मेन मूवमेंट तो उसका अपना है, लेकिन यूट्रिन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन भी उसे क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और फाइनली वो कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चे? कहाँ पहुंच जाते हैं? जो सेकेंडरी oocytes है उसके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसके पास पहुंच जाते हैं। अब यहां पर पहुंचने पर बहुत सारी बातें होती। पहला पॉइंट, स्पर्म जितने पहुंचे हैं उनमें से केवल एक ही स्पर्म चाहिए एग को फर्टिलाइज करने के लिए। एग का फर्टिलाइजेशन करने के लिए केवल कितना स्पर्म की चाहिए? एक। बाकी स्पर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस एक स्पर्म को, सही बात तो यह है कि उस एक स्पर्म को सक्सेस कराने के लिए कम से कम 10-12 स्पर्म का एग के साथ चिपकना जरूरी है। कारण क्या है? क्योंकि एक स्पर्म के एक्रोसोम में उतने एंजाइम नहीं होते जो इस लेयर को पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, हालांकि इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई स्पर्म का जो एक्रोसोमल कैप है, इसमें क्या है? एंजाइम है। क्या है? और ये एंजाइम क्या काम करते हैं? ये इसे डिसइंटीग्रेट करते हैं, है ना, जहां से स्पर्म उसके अंदर प्रवेश कर सके, जहां से स्पर्म उसके अंदर प्रवेश कर सके। और केवल कितने स्पर्म जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलुसुडा को भेद कर स्पर्म का हिस्सा जो है अंदर पहुंच जाता है। और ये अब जोना पेलुसुडा को कहता है कि भैया, इसके साथ साथ उसे एक्टिवेट भी करता है और स्पर्म की एंट्री को रोकता है। अब उसके बाद जैसे ही एक स्पर्म एंटर हो जाता है, उसके बाद जोना पैराशूटा रेस्ट्रिक्ट हो जाती है अन्य स्पर्म्स के लिए, कि अब कोई अन्य स्पर्म एग के भीतर नहीं जाएगा। ठीक है।
इसी के साथ साथ अभी हम सेकेंडरी oocyte पर है। जो ओवुलेशन हुआ था, ओवुलेशन में क्या बना था बच्चे? सेकेंड अभी नहीं बना, सेकेंडरी oocyte बना। क्या था भाई? सेकेंडरी oocyte जैसे ही बना तो ग्रेफेन फॉलिक्यूल से वो बाहर आ गया। अब ये सेकेंडरी oocyte ही पड़ा हुआ है यहाँ पर एम्पुलर रीजन। लेकिन जैसे ही स्पर्म अंदर गया, अब ये एक्टिवेट हो जाता है और ये अपनी मियोसिस का जो प्रोसेस रुका हुआ था उसे कंप्लीट करता है। और मियोसिस के कंप्लीट करने पर क्या बनता है? सेकंड पोलर बॉडी या अनइक्वल सेकंड सेकंड पोलर बॉडी एंड ओवा या ओवम बनता है। ये सेकेंडरी oocyte है बेटा, और इसने मियोसिस पूरा किया। ये बनी क्या? सेकंड पोलर बॉडी, और ये बना ओवम। क्या बना? ओवम। ओवम में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23। कितने होंगे? 23। पोलर बॉडी क्या है? पोलर बॉडी क्या है? पोलर बॉडी खाली न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, इसके बाहर साइटोप्लाज्म नहीं है, इसलिए ये डिजनरेट हो जाएगा। जरूरत इसके इसलिए है क्योंकि दो इक्वल तो बनना ही है, वरना ये पूरा नहीं होगा। सारा साइटोप्लाज्म इसके पास है और इसे साइटोप्लाज्म चाहिए भी, इसे साइटोप्लाज्म चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये ओवम रिलीज हो जाता है, ओवम अंदर आ जाता है। जैसे ही ओवम रिलीज हुआ तो क्या होगा? they fuse together, sperm and ovum fuse together to form zygote, to form zygote। तो गैमीट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है और दे फ्यूज बन के जाइगोट बना रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए? 2n हो गए। यहां तक बात समझ में आई? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 2n हो। क्लियर? अब मैन के केस में नंबर ऑफ 2n कितना है? 46। मैन के केस में नंबर ऑफ 2n कितना है बच्चे? 46। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। ये भी हमें सोचने वाली बात है, हमें संज्ञान में रखने वाली बात है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसी टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स भी हो जाता है कि होने वाली संतान वेदर इट इज बॉय और ए गर्ल चाइल्ड। कैसे? अगर हम मैन के केस में देखें, मैन में जो उनके क्रोमोसोम्स हैं उनका पैटर्न क्या है? 44 ऑटोसोम्स हैं और लास्ट पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, एंड बोथ सेक्स क्रोमोसोम आर नॉट अलाइक, दोनों एक जैसे नहीं है। होमोलोगस होते हैं क्रोमोसोम्स तो, है ना ये। और कुछ इस तरह का होता है, जो क्रोमोसोम ये एक्स की तरह का दिखाई देता है, ये वाई की तरह का दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि मैन में, मेल में क्रोमोसोम्स किस टाइप के हैं? एक्स वाई। मेल में क्रोमोसोम क्या है बेटा? एक्स वाई। तो भैया मेन 44 प्लस एक्स वाई 46 का कॉम्बिनेशन बन गया। और अगर हम फीमेल में देखें तो उसमें है 44 प्लस
एक्स एक्स, ये कॉम्बिनेशन है। ऑटोसोम तो एक जैसे है मेल और फीमेल में, उनका पैटर्न एक जैसा है, लेकिन जो नंबर ऑफ जो सेक्स क्रोमोसोम है दे आर क्वाइट डिफर। अब ये क्या बनाएंगे बच्चे, ये बनाएंगे गैमीट्स, और गैमीट्स में होगा मियोसिस, और मियोसिस में आप जानते हैं हर एक पेयर में से एक जाता है, हर एक पेयर में से कितना जाएगा, एक। इफ इट इज ए स्पर्म तो 44 है, हर एक पेयर में से एक तो 22, और इस पेयर में से एक गया, मान लिया एक्स गया। अगर इसमें एक्स गया तो दूसरा है 22 प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि हर एक पेयर में से एक एक जाना है। इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। और अगर यहां पर मियोसिस हुआ है, एग बने हैं, तो भैया 22 तो ये आई प्लस एक्स, और दूसरे में भी 22, और ये दूसरे वाला एक्स। ठीक, तो अब प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि जितने भी ओवम हैं सारे एक जैसे हैं, सारे ओवम क्या है बच्चे, एक जैसे हैं। दे हैव एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम, बट देर आर स्पर्म ऑफ टू टाइप। एक स्पर्म वो है जिनमें कौन सा क्रोमोसोम कंटेन किए हुए हैं, वो एक्स क्रोमोसोम, और एक स्पर्म, एक टाइप के स्पर्म्स वो हैं जो वाई क्रोमोसोम को कंटेन किए हुए हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में कौन सा स्पर्म मिले, कौन सा स्पर्म अंदर जाए, ये एक्स वाला है मान लिया, ये वाई वाला है, ये एक्स वाला है, ये फिर एक्स वाला है, और ये मान लिया वाई वाला। अब ये तो प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा अंदर जाए, है ना। अब इस प्रोबेबिलिटी में यदि एक्स क्रोमोसोम किसी एग को फर्टिलाइज करता है, तो 22 यहां से आई, 22 यहां से आई, तो जो जाइगोट बनेगा वो इस टाइप का होगा, 44 प्लस एक्स एक्स। और अगर ये स्पर्म कर देता है एग को फर्टिलाइज, तो जो जाइगोट फॉर्म होगा वो होगा 44 प्लस एक्स। ठीक, तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो होने वाली चाइल्ड जो है गर्ल चाइल्ड होगा, और अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो होने वाली चाइल्ड बॉय चाइल्ड। तो हु विल डिसाइड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की जिम्मेदारी किसकी हुई, स्पर्म की हुई, मैन की है। किसकी है, मैन की है। किसी महिला की संतान, होने वाली संतान लड़का हुई है या लड़की हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी है, मैन की है। लेकिन ये विडंबना देखिए हमारे भारतीय समाज की, कह रहा हूं भारतीय समाज की विडंबना देखिए। अब से पहले ऐसे बहुत से केसेस आपको मिलेंगे, अगर किसी महिला को होने वाली संतान लड़कियां होती रहती हैं तो दोष किसको दे दिया जाता है, महिला को। भाई तू दूसरी शादी कर ले, इसके तो लड़कियां ही हो रही हैं। अरे भाई, कैसी हास्यास्पद बात है। जब तक जानकारी नहीं थी कि भैया कौन जो है भी नहीं दोषी, उसे दोषी ठहराया जा रहा है, और सारा का सारा सजा जो है उसे ही भुगतनी पड़ रही है जो दोषी नहीं है, और जो दोषी है वो मौज में है, फांसी दे दी दूसरे को, और जो अपराधी है वो विक्टिम खुला घूम रहा है। इसलिए समाज में अगर हम देखें कि जो भैया डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, ओनली मैन। क्लियर। एक और हमें देखते हैं समाज में, हमें गर्ल्स और चाइल्ड का जो रेशियो है, अनुपात है, वो लगभग 50-50% लगता है होना चाहिए ना। भारत जैसे देश में थोड़ा सा कम है, क्यों है, इसका हम लेटर पढ़ेंगे कि यहाँ पे पुरुष प्रधान देश है, ये यहाँ पे पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती है अपेक्षा की महिलाओं के, इसलिए वो रेशो जो है घटता है। अगर हम यहां पर बात करें, आधे क्रोमोसोम एक्स वाले आधे वाई वाले, प्रोबेबिलिटी 50-50 है, इसलिए पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर बराबर दिखाई दे। अब भैया एग फर्टिलाइज हो गया, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद व्हाट विल हैपन,
जैसे ही एग का फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा बच्चे? माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा। ये एग फर्टिलाइज एग है बेटा, और इसमें इसके माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएंगे। और ये जो डिवीजन शुरू होते हैं, इन्हें एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्लीवेज। क्या नाम दिया जाता है इन डिवीजन को? क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। जो अब एक सेल से क्या बनी? दो। दो सेल से चार, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है, 46 ही जाएंगे सब में। चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से डिवीजन बनेगा। और ये जो सेल्स बनती है डिवीजन के फलस्वरूप, इन्हें भी स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं इन्हें? ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टोमियर। तो पहले एक सेल से क्या बनती है? दो। है ना? एक सेल से क्या बनती है? दो। सामान्यतः एक स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज करता है। एक स्पर्म कितने ओवा को फर्टिलाइज करता है? एक। अगर कभी ऐसा हो जाए कि दो ओवा हो, तो स्पर्म तो बहुत सारे पहुंचते हैं, तो दो ओवा फर्टिलाइज हो जाएंगे, है? तो ट्विंस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? ट्विंस। अब ये ट्विंस जो हैं, अब चूंकि दो सेपरेट ओवा हैं और दो सेपरेट स्पर्म है, वे दोनों लड़की हो सकते हैं, वो दोनों लड़का हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, है ना? एक यहां पर भी होते हैं। अगर एक एग से एक स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, लेकिन जो पहला क्लीवेज है, वो पहला क्लीवेज है, ये क्लीवेज कभी भी कंप्लीट नहीं होते। यानी ऐसे नहीं होता कि जैसे अमरूद को काट दिया, दोनों एक फांक इधर गिर गई, एक फांक इधर गिर गई, नहीं, वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ये क्लीवेज पूरा नहीं होता। लेकिन अगर गलती से ये पूरा हो जाए, तो अब दो एम्ब्रियो आ गए, लेकिन वो एक जैसे हैं बिल्कुल। दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। भैया अगर दो सेक्स दोनों के एक ही होंगे, या तो लड़का होंगे या लड़की होंगे, दोनों की आदतें काफी एक जैसी होंगी, शक्लें बिल्कुल मिलती जुलती होंगी, इसलिए उन्हें आइडेंटिकल कहा। इसलिए उन्हें क्या कहा? आइडेंटिकल। इसमें भी एक एक्सीडेंटल केस है। अगर ये क्लीवेज जो हुआ है, कम से कम इतना हो जाए कि भैया पूरा भी ना हो, लेकिन इतना हो जाए कि इनिशिएट कर दे कि दो अलग अलग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, तो जो ट्विंस पैदा होंगे, वो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होंगे। दे आर कॉल्ड सियामेज। कहीं किसी भी हिस्से से जुड़े हो सकते हैं, है ना? आपने देखो कुछ ट्विंस ऐसे होते हैं जो जोड़े में होते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्सा था जो प्लास्टोमियर के क्लीवेज के संबंध में आया था, तो मैंने आपको बताया। ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अलग से, ये आप जेनेटिक्स में भी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर ब्लास्टोमियर एक सेल से कितनी सेल बनी बच्चे? दो। दो से चार, चार से आठ से 16। जो 16 सेल का एम्ब्रियो है, दैट इज कॉल्ड मोरूला। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? मोरूला स्टेज। लेकिन फर्दर क्लीवेज कंटिन्यू है। क्लीवेज क्या है? कंटिन्यू। 16 से 32, 32 से 64, और ऐसे ऐसे ब्लास्टोमियर का एक गुच्छा आ जाता है, तब हम उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं बच्चे? इट कंटेन ए कैविटी विच इज नोन एज ब्लास्टोसील, एंड द एम्ब्रियो इज नाउ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में जाकर ही, ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में जाकर ही अब इसमें मूवमेंट शुरू होता है। एम्पुलर रीजन से ये मूवमेंट करना शुरू करता है आपका एम्ब्रियो, और पहुंच जाता है कहां? यूट्रस में। कहां पहुंच जाता है?
यूट्रस में। क्लियर? बात है नहीं? यूट्रस में पहुंचेगा, कौन सी कंडीशन में पहुंच रहा है? ब्लास्टोसिस्ट में। जैसे ही ये यूट्रस में पहुंचेगा, जो यूट्रिन वॉल है, जो उसकी एंडोमेट्रियम है, उसमें डिवीजन शुरू हो जाएंगे और वो इसे कवर करना शुरू कर देगी, और धीरे धीरे इस पूरे को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी, एंडोमेट्रियम। और जब इस पूरे को कवर कर लेगी, इस पूरे को क्या कर लेगी? कवर कर लेगी। इट इज कॉल्ड इट इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। लेकिन प्लास्टोमियर के बाद जैसे ही यहां पहुंचेंगे, इमिडिएटली इसमें भी डिवीजन, इसमें इसकी सेल्स भी दो तरह से डिवाइड होनी शुरू हो जाएगी। दो लेयर में प्लास्टोमियर्स जो हैं, दो लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। एक बाहरी लेयर, इट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, और इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो ये दो लेयर जो बनी है, बाहर की ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, ये ट्रोपोब्लास्ट को कवर कर लिया इन्होंने, और इनर सेल मास है भैया ये। और जैसे ही इसे पूरा कवर कर लिया, इसे ही हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और यही कंडीशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब हम कहते हैं इट इज द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। अब प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में जाके हम प्रेग्नेंट कहते हैं, ना कि केवल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही हम कहने लगे कि प्रेग्नेंट। नंबर एक बात। नंबर दो बातें, कुछ बातें हैं, पॉइंट, जो प्रेगनेंसी के हर कोइटस के बाद जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी हो। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी केवल तभी होगी जब ओवम और स्पर्म दोनों साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन में पहुंचेंगे। एक स्पर्म जब रिलीज होता है, उसके बाद 72 घंटे तक जीवित रह सकता है, और एक ओवम 24 घंटे तक। एक ओवम से जब सेकेंड 24 घंटे तक, ठीक है ना, ओव्यूलेशन। अब ये जो टाइम है, ओव्यूलेशन कब हुआ है? 14 डेज पे, मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज पे, ठीक है ना। और स्पर्म भी जरूरी नहीं है कि जैसे ही फ्रेश स्पर्म जो होते हैं ना, वो कभी फर्टिलाइज नहीं कर पाते, उन्हें कैप्टेशन के अंदर जाना पड़ता है, तैयारी के अंदर जाना पड़ता है कि वो तैयार होते हैं, है ना, तैयार होते हैं वो एग को फर्टिलाइज करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए एक पीरियड होता है, और तभी जाकर ये फ्यूज करने की पोजीशन में आता है, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन करने की पोजीशन में आता है। इसलिए हम कहते हैं कि हर कोइटस, हर कोपुलेशन इज नॉट एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? इतना बात समझ में आ गई? अब हमारा एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट हो गया? यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के अंदर। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद हमारा अगला केस चलेगा प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। लेकिन उससे पहले चूंकि मुझे आपका टेस्ट भी लेना है, और टेस्ट में आपने एक टाइम पीरियड मांगा है मेरे से कि भैया हमें 45 मिनट तो चाहिए, है? पूछ क्या ये सबसे कि टेस्ट पेपर हो गए क्या? ओके। कितने बच्चे आए टेस्ट के लिए? कितने बच्चे आज? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भागते हैं बच्चे ऐसे, क्या तैयार कर रहे हैं टेस्ट के लिए? डाटा। ये क्या चीज है? अच्छा, दे दो।
ये तो फॉर्म दो। अभी टेस्ट पेपर आप लोगों का आ रहा है, जब तक आप फॉर्म लीजिएगा। आ रहा है तो इसे आगे बढ़ा लेते हैं। कर लो। टेस्ट टेस्ट कितनी देर लग रही है? अच्छा स्टेपलर कर रहे हैं। दोनों को कम दे दूंगा इकट्ठे। जब चेक करने बैठूंगा दोनों को हो गया होगा वो निकाल, चेक करूंगा उसे ढूंढ लूंगा। कोई क्यों नहीं, कोई नहीं है, कहीं ना कहीं होंगे यहाँ। एक्सक्रीशन का था ना वो टेस्ट, मिल जाएगा। हाँ? अलग से पेज पे दिया था क्या? अच्छा उसमें खाली आंसर आंसर लिखे थे आपने? अरे बात है। अच्छा अच्छा, ठीक।
आपसे आपके सरप्राइजिंग टेस्ट लिया करूंगा मैं बस। ठीक है। हाँ बच्चे हैं आपके सरप्राइज है। बाद में बन गया। कंसल्टेशन ये तीनों ये दिखाई दे रही है आपको इसलिए इसके चीनों की कई तरह से
बहुत सारी हमारी कच्ची ना हमारे टाइम में ना उसमें हम होते मतलब हमें वाले को तो मेरे ख्याल वो बैग में रखे बच्चे। पहले अपना नाम लिख सकते, फिर अंदर बैठ के
और नाम लिखिए सिफा। पता है तो क्या बड़ा पेपर है एक एक होता है। आप बिना बात करे हुए क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया है। अपने आप करना है। दूरी बनवाओ क्या? चल रहा है। अरे तो कैसा वाला है? टेंशन है। करना शुरू कर दो। अच्छा, ये जो बीच में कंसल्ट करके लिख रहे हैं ना, ये खतरनाक स्थिति है। छोड़ दो, हो जाओ, कोई किसी से पूछेगा नहीं। थोड़ा सा फैल जाओ। थोड़ा। हाँ। जैसे मैंने मेहनत की है इस बनाने में थी, तो मुझे तो कौन से फोन कर देना। ईमानदारी से जो बच्चा ईमानदारी के फोन करेगा बिना पूछे, तो समझो कि जितने उसके मार्क्स आएंगे, इसके संतोष जमोगे लिखने के लिए रोक होंगे। हैं? लेकिन करना ईमानदारी से। अगर आप अटक रहे हैं कहीं, तो वहां पे दूसरे की हेल्प नहीं लेनी है। अपने अटकाव से अपना कंफ्यूजन खुद दूर करने की कोशिश करो। मेरी हिंदी मेरी अच्छी है, और जो तो भी गया था। आपके पास है? अच्छा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया था। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन के बारे में हमने जाना था कि इम्प्लांटेशन क्या होता है ना। और उसके बाद हमने क्लीवेज के बारे में भी प्रारंभ कर दिया। देखिए बच्चों, होता ये है, एम्पुला में जब जाइगोट है, एम्पुला में जब जाइगोट है, तो वो खिसकना शुरू होता है, धीरे धीरे रोलिंग आउट करना शुरू होता है, किसकी तरफ? यूट्रस की तरफ। लेकिन जैसे जैसे वो यूट्रस की तरफ जाता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होना भी शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है?
माइटोटिक डिवीजन। और एम्ब्रियो में जो माइटोटिक डिवीजन होता है उसे एक विशेष नाम से जानते हैं। कोई बच्चा जानता है उसका नाम? किस नाम से पुकारते हैं उसे? क्लीवेज। उसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। और क्लीवेज के फलस्वरूप जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, क्लीवेज के फलस्वरूप जो सेल प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें भी हम एक विशेष नाम से जानते हैं। नाम बताएगा कोई उसका? ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं उन्हें? ब्लास्टोमियर्स। तो कहने का अभिप्राय ये है, जब यहां पर ओवम है तो इसमें क्लीवेज होगा और वो एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होगा। ठीक, जल्दी हो जाओ एडजस्ट। दो सेल से फिर वो 4 सेल एम्ब्रियो बनेगा। 4 सेल से 16 सेल एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16 सेल एम्ब्रियो। 4 से 8 और 8 से 16 सेल एम्ब्रियो जब बन जाएगा, तब हम इस कंडीशन में उसे कहते हैं मॉरुला। क्या कहलाती है वो स्टेज? मॉरुला स्टेज कहलाती। अभी क्लीवेज रुकता नहीं है, क्लीवेज लगातार जारी है। 16 से 32, 32 से 34, इस तरह से, सॉरी 64, 32 से 64, इस तरह से एक सेल का समूह जो है प्राप्त होता है एम्ब्रियो के रूप में। और उसके बीच में एक कैविटी भी बनने लगती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। और ये पूरी की पूरी संरचना कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। जो मैमल्स हैं, मैमल से अदर में जो मैमल्स हैं, मैमल्स में से कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और मैमल से अदर में क्या कहा जाता है? ब्लास्टूला। और में क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टूला। लेकिन मैमल्स के केस में से हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, सेल डिवीजन और क्लीवेज में कोई डिफरेंस है क्या? है क्या? जो सामान्य सेल डिवीजन है और जो क्लीवेज है उसमें कोई डिफरेंस है क्या? सर वो डिवाइड नहीं होती। कौन? मतलब डिवाइड होती है तो लेकिन एक हाँ, देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो सेल क्लीवेज बहुत फास्ट है, क्लीवेज सेल डिवीजन के। दूसरा, जो बच्चों ने बात बताई कि साइज रिमेन रहता है, साइज बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ फेस है सेल डिवीजन की वो बहुत छोटी है क्लीवेज में। जो ग्रोथ फेस है सेल डिवीजन में वो बहुत क्या है? छोटी है। इसलिए रिमेन साइज क्या रहता है? वही रहता। जो ओवम का साइज है वही साइज जो है मोरुला का है, वही साइज ब्लास्टुला का चल रहा। ठीक है। और इसके चारों तरफ कौन सी लेयर चल रही है अभी? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा अभी है। जोना पेलुसिडा अभी है, वो अभी गायब नहीं हुई है। यानी कि वो इस स्टेज तक चलती रहेगी। एक और चीज, एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है फीटस। इनमें कोई डिफरेंस है एम्ब्रियो और फीटस में? बताओ कोई बच्चा। कब तक हम इसे एम्ब्रियो कहते हैं और कब इसे फीटस कहना शुरू कर देते हैं? 34 के बाद fetus करते हैं। एम्ब्रियो जब फुली डेवलप हो जाता है। कितने? 2 मंथ्स बाद। हाँ, 8 वीक तक जो है, 8 वीक तक हम उसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। और जैसे ही 9th वीक का शुरुआत होता है तो वो क्या कहलाता है? फीटस। तब हम उसे फीटस कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। क्लियर? तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके ऊपर जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा क्या करती है? क्यों है जोना पेलुसिडा अभी तक? जोना पेलुसिडा इसे इम्प्लांट नहीं होने देती। जब तक जोना पेलुसिडा रहेगी, आपका एम्ब्रियो, आपका ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होगा।
अगर सपोज कीजिए पहले ही रप्चर हो जाए तो क्या नुकसान होगा? तो इसका प्लांटेशन जो है ओविडक्ट में भी हो सकता है या किसी भी पार्ट में हो सकता है, यूट्रस के भी एक विशेष पार्ट में ही इम्प्लांटेशन होता है। सर एक्टोपिक हो जाता है। हाँ, एक्टोपिक हो जाता है और फिर वो खतरनाक स्थिति हो जाती है कि बच्चा जो है ओविडक्ट में ही पल बड़ा होना शुरू हो जाता है ना। और ओविडक्ट तो बहुत बारीक सी है, बच्चे का साइज बहुत बड़ा होना है, तो जब तक अगर उसे नहीं ऑपरेट करके उसे निकालेंगे बाहर तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके जान को बनाएगी, है ना, जान आफत में आ जाती। तो चलिए, ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की जो दीवार है, भीतरी दीवार, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, उसके साथ चिपकने की तैयारी शुरू करता है। लेकिन इस कंडीशन में होता बच्चों ये है, जो आपका एम्ब्रियो है, इसकी जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। कितने भागों में डिवाइड हो जाती हैं? दो, ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर मास सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट को ही क्या कहते हैं बच्चे, इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है ये पूरी लेयर के रूप में नहीं होता, केवल एक साइड में होता है, थोड़ा सा एक पर्टिकुलर साइड में होता है। पूरे एम्ब्रियो में कितनी लेयर आ गई, टू लेयर्स आ गई, एक ट्रोपोप्लास्ट और एक इनर सेल मास। इसमें जो ट्रोपोप्लास्ट है ये एम्ब्रियो के निर्माण में कोई भाग नहीं ले, ये केवल दो काम करती है। एक तो प्लेसेंटा के निर्माण में इसका काम है और एक जो एम्ब्रियो की बाहर की कवरिंग है ना, कोरियन जिसे कहते हैं, लेयर, उसे बनाने का काम करना। किसे किसे, प्लेसेंटा एंड कोर, ये दो काम करती है। क्लियर? जबकि इनर सेल मास, ये जो ट्रोपोप्लास्ट है ये फर्दर टू लेयर में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि दो काम कर रही है तो दो लेयर में डिवाइड हो, है ना। सिनोसिटिक ट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोप्लाज्मिक ट्रोपोब्लास्ट। सिनोसिटिक ट्रोपोब्लास्ट, सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है, सिनोसिटिक कंडीशन देखी है आपने, न्यूक्लियस की नंबर बहुत सारे होते हैं, तो ये वास्तव में सिनोसिटिक होती है, इसलिए इसे सिनोसिटिक ट्रोपोब्लास्ट कहा गया है। और दूसरी कौन सी है बच्चे, दूसरी कौन सी बताई मैंने, साइटोप्लाज्मिक ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ठीक है, दो लेयर, सिनोसिटिक एंड साइटोप्लाज्म, काम भी दो है। जो सिनोसिटिक ट्रोपोप्लाज्म है ये दो काम करती है बच्चों, इसके भी दो काम आगे। नंबर एक, ये किसमें धसेगी, यही धसती है किसके अंदर, है एंडो, है एंडोमेट्रियम के अंदर। कहा धसती है, एंडोमेट्रियम के। कैसे धसती है, ये क्या बनाती है, विलाई बनाती है। क्या बनाती है, कोरियोनिक विलाई बनाती। विलाई एक क्षेत्रफल को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसका काम है एब्जॉर्प्शन करना, है ना, इसका काम है
ट्रोपो, ट्रोपो का मतलब क्या होता है? फीडिंग। ट्रोपो का मतलब ही फूड से, न्यूट्रिशन से है। ट्रोपो का मतलब ही किससे है? न्यूट्रिशन से है। तो इसका काम है क्या करना? न्यूट्रिशन करना। क्या करना है बच्चे? न्यूट्रिशन करना। हाँ, इसके बनने से पहले, इसके बनने से पहले एम्ब्रियो को कहां से फीडिंग मिल रही है? एम्ब्रियो तो यहां से यहां तक बन रहा है, और यहां से यहां तक तो 10 दिन होते हैं। 10 दिन बाद होती है घटना। तो तब तक कहां से फीडिंग हो रही है? तब तक जो आपकी एम्ब्रियो है, जब आपका क्या है, एम्ब्रियो है, उसके भीतर, उसके भीतर ही न्यूट्रिशन होता है। उसके भीतर ही न्यूट्रिशन होता है, जिसे यूट्रिन मिल्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूट्रिन मिल्क के नाम से जानते हैं। हाँ जी। इनर सेल मास में हमने बताया ट्रोपोब्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गई। नंबर 1 सिनोसिटिक ट्रोपोप्लास्ट, नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक ट्रोपोप्लास्ट। सिनोसिटिक ट्रोपोप्लास्ट क्रॉनिक विलाई बना लेती है प्लेसेंटा, और इसके साथ साथ चूंकि इसे इम्प्लांट होना है, इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस की एंडोमेट्रियम को बने रहना है, तो ये एक विशेष हार्मोन भी सिक्रीट करती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट होता है, और इसका लेवल इतना सिक्रीट होता है, ये इतना लेवल बढ़ जाता है कि ब्लड में भी आ जाता है, फिर यूरिन में भी पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? यूरिन में पहुंच जाता है। क्योंकि जब ये बन रहा है हार्मोन, इसका मतलब है इम्प्लांटेशन हो गया है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन का मतलब प्रेगनेंसी। तो आपने देखा होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, डॉक्टर उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, बाजार में अब आजकल स्ट्रिप्स आने लगी हैं, स्ट्रिप्स आती हैं, उन स्ट्रिप्स पर उनके जो यूरिन की है, एक दो ड्रॉप जो है डालते हैं, और फिर स्ट्रिप्स का देखते हैं कि कलर बदल गया है कि नहीं। अगर कलर बदल जाता है, इट मीन वो लेडी क्या है? प्रेग्नेंट है। किसके कारण हुआ ये? क्योंकि उनके यूरिन में ये हार्मोन आने लगता है। ये हार्मोन इंडिकेटर है कि प्रेगनेंसी हो गई है ना। इसके अलावा ये मिलके बना लेता है क्या? प्लेसेंटा। किसके साथ मिलके? यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ एम्बेडेड होकर क्या बना लेता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या काम है? नरिशमेंट करना एम्ब्रियो को, है? हैं? ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है इमोशनल? अभी मैंने बताया नहीं, आपने सुना नहीं? ध्यान नहीं दिया। ये ट्रोपोब्लास्ट से सीक्रेट होता है। ट्रोपो, है ना, ये याद रख लो। ट्रोपोब्लास्ट की कौन सी लेयर से, फिर अगली पॉइंट ये याद रख लो। इसने पूछा था ये हार्मोन सिक्रीट कहां से होता है, कहां से सिक्रीट होता है ये? देखो, एनसीईआरटी प्लेसेंटा बता रही है इसे। एनसीईआरटी क्या बता रही है? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा तो है ही है। प्लेसेंटा किससे मिलके बना है? ट्रोपोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम से। ट्रोपोब्लास्ट के कितनी लेयर हैं? तो कौन कौन सी? हाँ, सिनोसिटिक ट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोपिक। तो उसके भी किस पार्ट से हुआ है? ठीक से। तो हमने थोड़ा और गहरा बता दिया, और मोटा देखेंगे तो प्लेसेंटा है ही है। हाँ हाँ, है नहीं ये बात। ये थोड़ा सा इसलिए बताया है क्योंकि एनसीईआरटी का एक दो डायग्राम आपको परेशान करेगा आगे। ये थोड़ा सा इसलिए बताया मैंने कि एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको परेशान करेगा, जो बना रखा है ना उसने, और उसमें एमनियोन दिखा रखा है। तो एमनियोन कहां से आ गया जी? ये और सबसे आउटर लेयर, ये क्वेश्चन पूछ लेते कोरियन, कोरियन का कोई जिक्र ही नहीं है। योग, हाँ, योग सैक बीच में दिखा रखा है, योग सैक के बारे में नहीं बता रखा वहां पे, लेकिन डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? इसके अलावा प्लेसेंटा के द्वारा दूसरे हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं। ये चारों तरफ एम्बेडेड होने लगता है, इसके चारों तरफ
धसने लगता है और एंडोमेट्रियम चारों तरफ से इसे कवर कर लेती है, धस जाता है पूरी तरह से, और उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और वहीं पर जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता है, पहले तो विलाई के द्वारा न्यूट्रिशन हो रहा है, एक और संरचना बन जाती है जिसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बन जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें कोई नर्व तो नहीं होती, लेकिन दो अम्बिलिकल आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन होती, यानी ब्लड वेसल्स होती है। मोटे तौर पे अगर मोटा याद रखे तो ब्लड वेसल्स है, एनसीईआरटी ब्लड वेसल्स कह रही है इन्हें। तो दो क्या है इसमें, अम्बिलिकल आर्टरी और एक क्या है, वेन। भैया अगर फीटस जो है खा पी रहा है तो एक्सक्रीट भी तो कर रहा है वो, तो एक्सक्रीटा को भी तो ले जाने वाला होना चाहिए ना। तो दोनों काम है, तो दो आर्टरीज हैं और एक वेन है। इट इज प्लेसेंट, लेकिन इसमें कोई नर्व नहीं होती। इसलिए जब बच्चा बर्थ लेता है, जन्म लेता है, जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, डॉक्टर काटते हैं ना, तो लेडीज को कोई पेन सेंसेशन नहीं होता। प्लेसेंटा ही एक ऐसा टिश्यू है जिसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल की, डिफरेंट जनरेशन की सेल्स होती है। बताओ दो कौन कौन है इंडिविजुअल, एक मैटरनल और एक फीटस। वेरी गुड। और दो अलग अलग जनरेशन तो वो है ही, एक पैटर्नल जनरेशन है, एक नई जनरेशन है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अब बात आती है किस पे, इनर सेल। अब इनर सेल मास क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, ये एम्ब्रियो। लेकिन अब क्योंकि आपको एमनियोन भी पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूं एमनियोन कहां से आई है, इसे थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। जो बेटे आपकी इनर सेल मास है जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं, ये भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक एपीब्लास्ट, एक हाइपोब्लास्ट। एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट एंड हाइपो, क्या आप मान सकते हैं कि भैया ये एपीब्लास्ट लेयर है एक, और एक अंदर वाली हाइपोब्लास्ट है। क्लियर। अब ये जो हाइपोब्लास्ट है, इसकी सेल्स बढ़ने लगती हैं और ये कोई काम नहीं करती, केवल एक कार्य करती, ये एम्ब्रियो का यॉर्क सैक बनाती। तो यॉर्क सैक कौन बना रहा है, किसकी, इनर सेल मास की हाइपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, यहां से यॉर्क सैक आया, इसका और कोई काम नहीं है। जो एपीब्लास्ट है ये क्या बनाती है, एम्ब्रियो। एपीब्लास्ट क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है। ये भी दो लेयर में डिवाइड होती है फर्दर, एक एमनियोनिक एपीब्लास्ट, एक एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट। एमनियोनिक एपीब्लास्ट एंड एम्ब्रियोनिक। तो जो एमनियोनिक एपीब्लास्ट है वो क्या बनाती है, एमनियोन। क्या बनाती है, एमनियोन। और जो 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 एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट है वो क्या कर रही है, वही मेन एम्ब्रियो बना रही है, वही मेन एम्ब्रियो बना रही है। क्लियर। कोरियन कहां से आया, कोरियन किसने बनाया, ट्रोफोब्लास्ट। कोरियन किसने बनाया, इनर ने। किसने, साइटोप्लाज्मिक, ट्रोपोब्लास्ट है ना, उसने कोरियन बनाया। क्लियर। बताओ समझ में आई यहां तक बात, ये नहीं नहीं आई, दोबारा से दोबारा समझते, एक बच्ची कह रही नहीं समझ में आई। हमने बताया जो हमारा मोरूला है वो बिल्कुल सॉलिड है, सॉलिड सेल्स है। अब उसमें डिफरेंशिएट होना शुरू हुआ, डिवाइड हो रहा है, वो डिवीजन के साथ डिफरेंशिएशन भी होता है। जब वो डिफरेंशिएट शुरू होने लगा तो उसमें
दो लेयर बनती है। लेयर तो एक मतलब दो पार्ट हो जाते हैं उसके। एक आउटर लेयर जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लास्ट, क्या कहते हैं बच्चे, और एक कोने में इकट्ठी सेल का गुच्छा होता है, वो पूरी लेयर नहीं है, थोड़ी सी सेल इकट्ठी हो गई है, जिसे क्या कहा, इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट। पहले ट्रोफोब्लास्ट की बात कर लेते हैं, फिर एम्ब्रियो। एक ये है और एक ये था, क्लियर। ये जो है ट्रोफोब्लास्ट, इसकी सेल कितने पार्ट में डिवाइड बता दी हमने, ये भी दो में डिफरेंशिएट हो जाती है, सिनोसिटिक एंड साइटोप्लाज्मिक। जो सिनोसिटिक पार्ट है वो क्या बनाता है, कोरियन विलाई बनाता है, ठीक, नंबर एक। नंबर दो, हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लैंडुलर भी है वो, क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। आइए, और जो साइटोप्लाज्मिक है वो क्या बना रही है, कोरियन बना रही है, जो एक और लेयर बना रही है कोरियन, ठीक। डेवलपिंग फीटस के सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, कोरियन, है ना। जोना पेलासुडा का क्या हुआ, बाहर वो एक तरह से रप्चर होके निकल जाता है, उसमें से एम्ब्रियो निकल के बाहर आता है, तभी ये चिपकता है। जब तक वो रहेगी, जब तक वो प्लेसेंटा से चिपकेगा नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं होगा ना। अब वो रप्चर होके उसके अंदर से ब्लास्टुला निकल जाता है, बाहर आ जाता है, जैसे कोई चीज एक तरफ से गली और उसमें से फिर पूरा का पूरा हिस्सा बाहर आ गया, उसके बाद ये चिपकता है, उसके बाद ही इम्प्लांटेशन होता है, क्लियर। हाँ, अब हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ट्रोपोप्लास्ट का खेल समझ में आ गया। इसके अलावा हमने बताया था जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का निर्माण मोटे तौर पे देखें तो एक प्लेसेंटा बना रहा है, सिनोसिटिक ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो है किससे मिलके, एंडोमेट्रियम सेल के साथ मिलके प्लेसेंटा बना रही है, उसके मसल्स भी, उसके टिश्यूज भी हैं, उसके टिश्यूज भी हैं, दोनों एम्बेडेड होके क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा बना रहे हैं। प्लेसेंटा बनाने का मतलब है, प्लेसेंटा वो टिश्यू है बेटा जो फीडिंग करेगा, फर्दर डेवलपिंग जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसे पूरे 9 महीने तक फीडिंग करेगा, क्लियर। इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित और हार्मोन्स भी लिखे हैं, और हार्मोन्स भी लिख रखे हैं भाई, ये हार्मोन भी जो डेवलप होने वाला एम्ब्रियो है उसके लिए जरूरी हैं। कौन कौन से हैं, गोनेडोट्रोपिन के अलावा हैं, प्लेसेंटल, प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा, दूसरे जो हार्मोन पहले से ही चल रहे हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अच्छा, एक चीज और है, यही हार्मोन HCG कॉर्पस लूटियम को कहता है जाके कि भैया प्रेगनेंसी हो गई है, आप बने रहो, नष्ट मत हो, अपने हार्मोन सिक्रीट करते रहो, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते रहो, है ना। और ऐसा कब तक चलता है, 3 महीने तक। फिर ये अपना हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करने लगता है, ठीक है ना। यहां तक बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इनर सेल मास की बात कर रहे हैं। इनर सेल मास वो एरिया है, वो क्षेत्र है, वहीं उसी क्षेत्र से जाके एम्बेडेड होना शुरू होता है। जो यूट्रस की दीवार है, यूट्रस की दीवार से ओवा किस साइड से चिपकेगा जाके, इनर सेल मास वाली साइड से, इनर सेल मास वाली साइड से चिपकेगा जाके, ना कि इस साइड से, इस साइड से चिपकेगा ना। ये अगर मैं यहां दिखाऊं, ये इनर मास है, ऐसे आते नहीं भाई, यहां से चिपकेगा ये जाके, इज दैट क्लियर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बात कर रहे थे एम्ब्रियोब्लास्ट की। एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर भी कितने में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में। कौन कौन से, ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट क्या करता है, हाइपोब्लास्ट का काम क्या है, प्राइमरी योक सैक, या फिर बाद में ये योक सैक में ही कन्वर्ट हो जाता है, हालांकि बहुत कम डेवलप होता है। ह्यूमन के केस में योक सैक बहुत कम डेवलप होता है। आप देखेंगे चित्र एनसीईआरटी में दिखाया, एक छोटी सी संरचना जो है योक सैक के रूप में दिखा रखी है, क्योंकि हमारे एग योकी नहीं होते, हमें प्लेसेंटा से मिल रहा है।
है ना। ओविपेरस में यॉर्क सैक ज्यादा डेवलप होते हैं। एपीब्लास्ट जो ऊपरी लेयर है ये भी फर्दर बढ़ने लगती है और ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कौन से नाम बताए थे मैंने, बताओ। एम्ब्रियोनिक एंड एमनियोनिक एंड एम्ब्रियोनिक। एमनियोनिक एंड एम्ब्रियोनिक। जो एमनियोनिक है एपीब्लास्ट वो क्या बनाती है, एमनियोन। और एक एमनियोन जब बनाती है तो जो हमारा एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, के चारों एक कैविटी भी बन जाती है जिसे एमनियोनिक कैविटी कहलाते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और अंदर जो हमारी एम्ब्रियोनिक सेल है वो एम्ब्रियो को डेवलप करती है। अब ये जो हमारी एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं ये फर्दर 3 लेयर में डिवाइड होती हैं। किसमें? पहले तो 2 में होती हैं। कौन कौन सी? ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों है? हाँ, अब ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहां से आए, कहां से आए? ये एम्नियोनिक है और ये एम्ब्रियोनिक है। ये फर्दर डेवलप कर रहे हैं भाई एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेटर ऑन मीजोडर्म भी इनके बीच में विकसित हो जाती है। क्लियर? तो हमारे एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और हमारे सारे ऑर्गन्स फिर इन्हीं से डेवलप होते हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स फिर इन्हीं से डेवलप होते हैं। इनमें जो एक्टोडर्म है वो हमारा न्यूरल सिस्टम बनाती है और इंटेगुमेंटरी सिस्टम बनाती है। पहले 2 के याद रख लो, याद फिर बाकी, क्योंकि इनके 2 मेन है। नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है? एक्टो। नर्वस सिस्टम में जितनी चीजें आएंगी वो सब, है ना, इवन सेंसरी ऑर्गन भी आएंगे, वो भी सब इसमें। नंबर 2 इंटेगुमेंटरी सिस्टम, हमारे शरीर की कवरिंग, स्किन वगैरह कौन बना रहा है? ये एक्टोडर्म। क्लियर? नंबर 2 एंडोडर्म। एंडोडर्म भी 2 मेन पार्ट बनाती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा नो, हमारा, बताओ कोई। अरे बहुत, नो है, नो, नो, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से 2 सिस्टम मेन बना रहा है हमारा? एंडोडर्म और बाकी सारे सिस्टम एंडोडर्म का। चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे एक्सक्रीटरी हो, चाहे स्केलेटन हो, एंडोक्राइन, ये सब कौन बना रहा है? मीजोडर्म। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? आ गया समझ में? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का काम क्या है? ये बन तो रहे हैं, आ जाता है इनका टाइम ड्यूरेशन, कब कब बन रहे हैं। अब आ जाता है कब कब बन रहे हैं। सबसे पहला बनने वाला आपकी बॉडी में सिस्टम कौन सा है? हैं? देखो इसे सही कर लो, अगर ये सवाल आए तो नर्वस सिस्टम सबसे पहले बनता है। नर्वस सिस्टम कहा मैंने, ब्रेन नहीं कहा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बहुत सी चीजें आपकी पीछे की कोड आ जाती है, ठीक है। और सबसे लास्ट कौन सा बनता है? कोई बताओ, कोई बच्चा बताएगा सबसे लास्ट कौन सा सिस्टम बनता है आपके? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? 7 महीने के बाद बनना शुरू होता है ये। क्या है? किसके? अभी आपने देखा होगा जनरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री बर्थ, प्री मैच्योर
पार्चुरेशन हो जाता है, जैसे 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ होता है, उस बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, डॉक्टर थोड़ा सा उसे आर्टिफिशियल सांस वगैरह दे के कोशिश करता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसमें गुंजाइश रहती है तो बच जाता है, अगर सामान्यतः उसके बचने की संभावना कम रहती है। यही कारण है, क्योंकि उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता पूरी तरह से। इज दैट क्लियर? चलो अब वापस आते हैं भैया। आपका जो जेस्टेशन पीरियड है, यानी पूरा का पूरा डेवलपिंग समय कितने महीने है? 9 महीने। इसे हमने 3 ट्राइमेस्टर में बांटा हुआ है ना, 3 में बांट रखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग हर लेवल पे अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ना। अब एनसीईआरटी को पकड़ते हैं भाई। पहले महीने में जब पहला महीना हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने अंदर एक धड़कन महसूस होने लगती बच्चे की। क्यों? क्योंकि उसका जो हार्ट है क्या हो जाता है, वो बन जाता है, और डॉक्टर स्टेथोस्कोप से उस बच्चे की साउंड को सुनता है, बच्चे की साउंड को सुनता है। क्लियर? फिर बाकी ऑर्गन और फिर धीरे धीरे आएंगे, फिर लिम्ब आएंगे अगले उसमें, डिजिट्स, है ना। उसके बाद उसमें 3 महीने में लगभग मोस्टली मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, मोस्टली मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चों, है ना। अब बात आती है उसके मूवमेंट की। मूवमेंट कौन से महीने में शो करता है बच्चा? 5th मंथ, जब वो पैर मारने लगता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो जब वो आपस में बातें करते हैं तो बताते हैं कि बच्चा महसूस होने लगा है, पैर मार रहा है, चल रहा है ना, क्योंकि वो मूवमेंट करता है बच्चा, स्क्राउलिंग करता है, घूमता है, इधर उधर करता है, मूवमेंट उसका महसूस होने लगता है ना। हेयर आने लगते हैं, क्या आने लगते हैं? हेयर आने लगते हैं। लेटर ऑन उसके आईलिड्स भी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आईलिड्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। और बच्चों इस प्रकार से आफ्टर 9th मंथ, आफ्टर 9th मंथ बच्चे का जन्म होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। ट्रिगर क्रिएट किया जाता है, रिफ्लेक्स क्रिएट होता है। और रिफ्लेक्स कौन क्रिएट करता है? फीटस एंड प्लेसेंटा, है ना। ये ट्रिगर डेवलप करते हैं, और ट्रिगर जब रिफ्लेक्स जब ये क्रिएट करते हैं, इनके रिफ्लेक्स से ऑक्सीटोसिन, अभी कोई नहीं बोलेगा, सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन का नाम सुना बच्चों? इधर सुना है ऑक्सीटोसिन का नाम? यानी जी सुना है? इतनी जल्दी? कितने बच्चों को याद है ऑक्सीटोसिन के बारे में? इतने बच्चों को याद है। कहाँ होता है ऑक्सीटोसिन, कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी से। कौन से पार्ट से? इसने कहा पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, तो बनता कहाँ है? तो हम कह सकते हैं पिट्यूटरी से रिलीज करती है, सिक्रीट से ज्यादा रिलीज शब्द ज्यादा सही है वैसे तो, है ना। हाँ, और ये क्या काम करता है? याद करो मैंने क्या काम बताया था इसका? कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और यहाँ पे हाँ, स्मूथ मसल्स है, यूट्रस के मसल, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन अपने आप में एक रिफ्लेक्स का काम करता है, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, और वो रिफ्लेक्स तो चल ही रहा है। इस प्रकार से यूट्रस में इतना ज्यादा कंट्रैक्शन हो जाता है कि वो जो बेबी है उसे आउटसाइड पुश किया जाने लगता है, और यहीं पर उसकी बर्थ होती है। इट इज नोन एज पास्चुरेशन। जब बर्थ होता है तो कोरियोनिक जो है मेम्ब्रेन वो फट जाती है, तो वो लिक्विड भी बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा भी बाहर आता है, प्लेसेंटा भी क्या आता है? बाहर आ जाता है।
कुछ हिस्सा एंडोमेट्रियम का डीजनरेट होके वो भी बाहर आ जाता है। ये सब चीजें फ्लूइड्स के साथ उस बच्चे के साथ बाहर आती है ना। जैसे ही बच्चे का जन्म लेता है, तो अब जो प्रेग्नेंट लेडी है, अब तो प्रेग्नेंट नहीं रही वो, तो मदर बन गई। उसकी जो मेमोरी ग्लैंड है वो डिफरेंशिएट और एक्टिवेट होकर लैक्टेशन करना शुरू करते हैं, मिल्क सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? लैक्टेशन। इसे क्या कहते हैं? लैक्टेशन। और लैक्टेशन के बर्थ के कुछ दिनों तक जो मिल्क आता है, इट इज रिच विद एंटीबॉडीज एंड इट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम बच्चे को देना बहुत जरूरी है, हेल्दी बच्चे को। इसलिए बर्थ के बाद बच्चे को क्या पिलाना चाहिए? माता का दूध पिलाना चाहिए, जिससे कि वो हेल्दी बन सके, जिससे कि वो हेल्दी बन सके। इस प्रकार एक हेल्दी संतान हमारे बीच में आ जाती है और हमारे यानी मानव की वंश परंपरा को बढ़ाती है। इट शुड बी हेल्दी। वो हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी अगर उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। वो मेंटली हेल्दी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मेंटली हेल्दी होनी चाहिए, फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए, सोशली हेल्दी आप बनाते हैं। सोशली हेल्दी कौन बनाता है? उसे समाज बनाता है, घर बनाता है। कि वो सोशली हेल्दी भी बने, यही परिवार और समाज का रोल है ना। तो इस प्रकार से ये लेसन फिनिश होता है। समझ में आगे सब बच्चों को? हैं? तो आपके टेस्ट पेपर मैंने चेक कर दिए हैं। पहले इस वाले की तो बात करता हूँ, उसके वो भी मिल जाएंगे। हाँ, देखिए सबने चढ़ा दिए होंगे तो लेके आ जाओ। इसका ऐसा ज्यादा अभी बात करते हैं। मैंने कितना आया सारा नहीं है पहले वाला टेस्ट भी मिल जाएगा, चिंता रखो। नहीं मिला दोबारा ले लूंगा, देने वाले मौजूद है, लेने वाला मौजूद है, दोबारा ले लूंगा। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। सर मैंने हाँ, देना चाहिए। आजकल शादियां भी बहुत है ना, बच्चे उधर भी इन्वॉल्व हुए, नहीं चढ़े नहीं, तो मुझे दे दो, वो टेस्ट दे दो, कोई बात नहीं। क्या सर को दे दो, सर नंबर बता देंगे। मैं चला। बंद कर दो टेस्ट में देखो 120 नंबर का टेस्ट था, है ना, 120 ले आओ। और जो मुझे एक्सपेक्ट थी कि इतने दिनों से मैंने टेस्ट दिया हुआ था और बच्चे उसे कर लेंगे, वो बच्चों ने वो परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई। लेकिन इवन दैट एक पेज मुझे दे दो, गिव मी वन पेज जिससे मैं आपके बाहर से लिख लूं। इस बार भी जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है नंबर 1 की, हालांकि मैं इसे अपने अगर मेरे लेवल से देखोगे तो मैं इसे ज्यादा अच्छी तो नहीं मानता, लेकिन यहां पर फिर भी ठीक है। वो है साक्षी जैन में। फिर इस बच्ची ने दोबारा से किया, एक बार क्लैप करो, भले ही वो नहीं है ना। उसने 120 में से 67 मार्क्स लिए हैं। लेकिन आई थिंक इट इज नॉट बेटर। 120 में से अगर 100 या उसके पास जाके तो मैं मानता, तो साक्षी के आगे 67। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे इस बार है, पहली बार दो लड़के जिन्होंने इनके लिए भी भाई जोरदार ताली बजाओ। एक है रोहन सैनी, और इसके 60 मार्क्स हैं, 60 यानी 50% है। इसे ताली बजाओ। और दूसरे हैं मोहम्मद आरिफ सैफी। कौन है? आए नहीं वो,
दूसरा बच्चा वो है, दोनों के 60-60 मार्क्स हैं, तो दोनों सेकंड पोजीशन पर कार रखे हुए, ये मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात, रियली आई अप्रिशिएट इट, है ना। और उसके बाद जो कुछ कमियां हैं वो मैं बताता हूँ। बच्चे क्यों नहीं कर पाते टेस्ट को बढ़िया, देखो फर्क पड़ता है जब आप टेस्ट दे रहे हैं, तो यू शुड बी कंसंट्रेट टू योर क्वेश्चन। अगर उस समय इधर उधर की बातें आप करोगे या सोचोगे, तो कब नंबर से सवाल आपका गलत हो जाएगा आपको पता नहीं चले, है ना। तो 2 का मैंने बता दिया, ये ले लो, सैनी जी ले लो अपना, सैनी जी सही बता के जरा। सैनी जी के प्यार में तो रोहन सैनी, मोहम्मद आरिस, रोहन सैनी के लिखने हैं जिसको। चल आगे। और एक बात और, देखो बच्चों, रोहन सैनी कहाँ है? वो चला होगा। इस बच्चे की ईमानदारी के लिए भी ताली बजा दो, ये रोहन सैनी पर नंबर गई थी, चाहता तो ये भी छीन लिया, लेकिन इसने वो काम नहीं किया, ये अच्छी बात है। ये लो रोहन सैनी का, ये लो, मोहम्मद आरिफ सैफी आए नहीं, मेरा भी दे दो। अभी अभी मिले। आगे भाई फुल सपोर्ट है तुम्हें भी। और मोड़ दी कर दे। बातें नहीं बच्चों। जोया, यस सर। ये लो बेटा, टाइम पोजीशन। हाँ, फैजीन, फैजीन कौन है? फैजीन दिखाओ अपनी शक्ल। यू कैन डू बेटर इफ यू सीरियस। सर सीरियस उसमें भी ना बीच में बैठी अगर आप सीरियस हो तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। और एक चीज और है, यही वो चीज है जो आपका जितना नुकसान कर जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, है ना। इफ यू सीरियस यू कैन डू मोर बेटर। फैजीन का दे दो, फैजीन। महिमा रस्तोगी, इसके बाद महिमा, यू कैन डू मोर बेटर, बट आपने कुछ सिली मिस्टेक कर रखी हैं, कुछ ऐसे सवालों के भी जवाब गलत दिए हैं जो बिल्कुल सिंपल थे, है ना। उसमें एक सवाल ये है, बच्चों को पता नहीं इस सवाल में क्या हो गया, सांप सूंघ गया, क्या हो गया, ये इसमें मुझे आश्चर्य हुआ, इससे आसान सवाल कोई नहीं था। Which of the following metal element play an important role in the transport of respiratory gases? रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हिस्सा कौन है? और क्या लिख रखा है? कैल्शियम, है ना। कैल्शियम तो उसमें है। तो ये मतलब ये सिली मिस्टेक है, इट इज सिली मिस्टेक कंप्लीटली। थ्रोम्बोसाइट का जो सानिया, मुझे तो कौन है ये? मेरी दोस्त है सर वो। सानिया इरफान, इरफान इकबाल होगा। कहते नहीं कि सानिया इरफान ही लिखा हुआ है, कल आई थी। कल तो नहीं, कल जिस दिन आपने टेस्ट दिया था उस दिन आई थी। अच्छा हाँ, जिस दिन टेस्ट लिया उस दिन आई थी। नहीं, उसने दिया था फिर चलो ले लेके देखते हैं। मलिका, कहाँ है मलिका, दिखाओ मुझे शक्ल। ये लो मलिका का ले लो। अरे पापा क्वेश्चन